हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 9th वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 1 की प्रश्नावली 1.3 का कंप्लीट सोल्यूशन कराने वाला हूं और साथ ही इस प्रश्नावली में यूज होने वाले जो आपके फॉर्मूले होंगे वो भी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। इस प्रश्नावली को करने से पहले यहाँ पर आपको 2 पॉइंट पता होने चाहिए, वो पॉइंट मैं आपको आगे बता दूंगा। आप उन 2 पॉइंट को तैयार कर लेना, आराम से ये प्रश्नावली आपकी समझ में आ जाएगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 इनकी सोल्यूशन वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो इनकी सोल्यूशन वीडियो मैं चैनल के ऊपर पहले ही अपलोड कर चुका हूं और सोल्यूशन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और उन वीडियोस में मैंने आपको उन प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं, तो आप उन सोल्यूशन वीडियोस को जरूर देख लेना। और साथ ही अगर आपको क्लास 9th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चाहिए हो सभी सब्जेक्ट के, तो सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो प्रश्नावली 1.3 के सोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.3 को, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। और इस प्रश्नावली में टोटल हमारे 9 क्वेश्चंस हैं। इनमें से जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, जो कि हर साल रिपीट होते रहते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा। उन क्वेश्चंस को यहाँ पर आप हाथों हाथ नोट कर लेना। तो अब जिन स्टूडेंट के पास मैथ की बुक भी ना हो वो यहाँ से प्रश्नावली 1.3 को नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी मैं पहले यहाँ पर आपको इस प्रश्नावली में यूज होने वाले जो नोट्स है, जो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, वो पहले यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ आगे। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा प्रश्नावली 1.3 और ये हमारा इस प्रश्नावली का नोट 1 है, यानी कि ये हमारा पहला फॉर्मूला आप समझ सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको प्रश्नावली 1.1 के सोल्यूशन में समझाया था कि हमारी परिमेय संख्याएं क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, तो उसी से रिलेटेड है यहाँ पर कुछ। इसलिए आप प्रश्नावली 1.1 में जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे उसको भी आप तैयार कर लेना। तो इस प्रश्नावली के ज्यादातर क्वेश्चंस में हमें संख्याएं दे रखी होंगी और हमसे पूछ रखा होगा कि इन संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, शांतावर्ती का होगा या फिर अशांतावर्ती का होगा। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि किन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांतावर्ती का होता है और किन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांतावर्ती का होता है। उसके लिए यहाँ पर आपको परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको दोनों ही पॉइंटों में मैं समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं उनका जो दशमलव प्रसार होगा वो हमारा शांतावर्ती का भी हो सकता है और अशांतावर्ती का भी हो सकता है। वो हम कैसे पहचानेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और दूसरा पॉइंट यह है, जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका जो दशमलव प्रसार होता है वो हमेशा हमारा अशांतावर्ती का होगा। इस बात का आप ध्यान रखना। अगर हमें क्वेश्चन में कोई भी अपरिमेय संख्या दे रखी है, √2, √3, √5, √7, इस तरीके से कोई भी हमें अपरिमेय संख्या दे रखी है और हमसे पूछ रखा है कि इसका दशमलव प्रसार बताओ, तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा अशांतावर्ती का होगा। इस बात का आप ध्यान रखना। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमें कोई परिमेय संख्या दे रखी होगी और उसका हमें दशमलव प्रसार बताना है कि कैसा होगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार हमारा शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है। कैसे हो सकता है वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। मान लो यहाँ पर हमारे पास एक संख्या है 3/5 और ये हमारी परिमेय संख्या होनी चाहिए, यानी कि P/Q के रूप में होनी चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब हमें यहाँ पर जो संख्या दे रखी है 3/5, अगर हम यहाँ पर 5 से 3 पर भाग करेंगे, अगर यहाँ पर 5 3 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, संख्या शांतावर्ती का होगा। एक तरीका तो इसका यह है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि शांतावर्ती हमारी कब होगी। अगर हम भाग करें किसी संख्या पर और वो संख्या हमारी पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो उस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, हमारा शांतावर्ती का हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3/5, 5 से जब हम 3 पर भाग करेंगे
तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.6। जब हम यहाँ पर 5 से 3 पर भाग करेंगे तो 5 हमारा 3 को पूरा पूरा काट देगा 0.6 बार। तो ये हमारी संख्या कैसी हो जाएगी, शांत आवर्ती की। ये था हमारे पास पहला तरीका जिससे हम शांत आवर्ती का पता लगा सकते हैं। अब दूसरा तरीका भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन दूसरा तरीका आपके सामने आ भी चुका होगा। अगर हमें किसी संख्या का दशमलव प्रसार बताना है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमें हर में संख्या दे रखी होगी, जब हम उसके गुणनखंड करें तो जो उसके गुणनखंड आने चाहिए वो हमारे 2 की पावर m या 5 की पावर n यानी कि 2 और 5 में आने चाहिए। अगर इनके अलावा और गुणनखंड आ रहे होंगे तो वो हमारी हो जाएगी अशांत आवर्ती। अगर यहाँ पर हमारे हर में जो संख्या दे रखी होगी उसके जो हम गुणनखंड करेंगे वो हमारे 2 या फिर 5 में आ रहे होंगे या फिर दोनों ही आ रहे होंगे, तो उस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा हमारा, शांत आवर्ती का। दोनों तरीके थे, दोनों यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे वो आप याद रखना। या तो आप गुणनखंड देख लेना हर में, या फिर आप भाग करके देख लेना। अगर पूरा पूरा कट रहा हो तो वो हमारी हो जाएगी शांत आवर्ती, क्योंकि हम बहुत बार जब भाग करते हैं तो संख्या पूरी पूरी डिवाइड नहीं होती है, वो हमारी पॉइंटों में जाती रहती है, और बहुत बार तो हमारी एक ही संख्या रिपीट होती रहती है। तो अगर हमारी बार बार एक ही संख्या रिपीट हो रही है, जैसे 0.3333 या फिर कुछ भी संख्या आप ले लें 0.1212 इस तरीके से, तो उन संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, अशांत आवर्ती का, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, या तो आप अशांत आवर्ती लिख सकते हैं या फिर आप अनवसानी आवर्ती लिख सकते हैं। दोनों में से आप कुछ भी लिख करके आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि शांत आवर्ती कब होगी हमारी और अशांत आवर्ती कब होगी। अब मैं यहाँ पर आपको नोट में पढ़कर भी दिखा देता हूँ। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत होता है। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या फिर अशांत हो, उसको क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्या। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी परिमेय संख्या होती हैं उनका दशमलव प्रसार हमारा शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है, और जो उसकी कंडीशन थी वही मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। अब मैं आपको इसका दूसरा वाला नोट भी समझा देता हूँ, जो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होता है, साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होता है वो क्या हो जाएंगी, हमारी अपरिमेय संख्याएं। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। जैसे √2, √3, √5, √7 जितनी भी हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं, सबका जो दशमलव प्रसार होगा वो हमारा अशांत आवर्ती का ही होगा। जैसे मैंने आपको शांत आवर्ती का एग्जाम्पल समझाया था, वैसे ही यहाँ पर मैंने एक अशांत आवर्ती का भी एग्जाम्पल लिख रखा है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2/6। अगर हम यहाँ पर 6 से 2 पर भाग करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास संख्या आएगी वो आएगी हमारे पास 0.3333। ऐसे ही जब आप भाग करेंगे 3 बार बार रिपीट होता रहेगा, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.3 बार। जो हमारे पास 3 है उसके ऊपर लगा देंगे बार। जो भी संख्या हमारी बार बार रिपीट हो उसके ऊपर लगा देते हैं हम बार। बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमारे पास 0.111 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 0.1 के ऊपर बार लगा देंगे। ये हम आगे प्रश्नावली में बहुत बार करेंगे, इसलिए आप यहाँ पर पहले ही समझ लें। तो मैंने आपको बता दिया था, अगर जहां पर हमारे पास कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही होगी तो उसकी आवर्ती कैसी होगी, हमारे पास अशांत आवर्ती होगी। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ये जो हमें संख्या दे रखी है इसका जो हमारे पास दशमलव प्रसार होगा कैसा होगा, अशांत आवर्ती का होगा। अब मैंने आपको इसका दूसरा मेथड भी बताया था जिसमें हम हर में गुणनखंड चेक करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 6 के गुणनखंड करेंगे तो वो हमारे कितने आएंगे, 2 और 3 के रूप में आएंगे। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पर गुणनखंड करें या तो हमारे 2 की पावर m के रूप में हो या फिर 5 की पावर n के रूप में हो, या फिर दोनों होने चाहिए, उनके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारा 3 भी आ रहा है, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती का। अब दोनों मेथड में से जो भी आपको बढ़िया लगा हो उसको आप समझ लेना। मेरे हिसाब से तो आप भाग वाले मेथड को ही तैयार कर ले, आप डिवाइड कर देख ले। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो हो जाएगी हमारी उस संख्या के लिए शांत आवर्ती। अगर हम भाग करेंगे और संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, भाग हमारी पूरी नहीं हो रही है, संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही है, जैसे 0.111111 या 0.121212 इस तरीके से, तो जो हमारे पास संख्या दे रखी होगी उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो हमारा कैसा होगा, अशांत आवर्ती का। अब ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। एक एक कर यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझा देता हूँ।
तो यह हमारा प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हमें क्वेश्चन में संख्याएं दे रखी होंगी, हमें यहाँ पर बताना होगा कि इनका जो दशमलव प्रसार है वो हमारा किस प्रकार का है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारा दशमलव प्रसार हम किस तरीके से पहचानेंगे कि शांत आवर्ती कब होगा और अशांत आवर्ती कब होगा। तो यहाँ पर हमें इसमें 6 पॉइंट दे रखे हैं, जिसमें हमारा पहला है 36/100, दूसरा है 1/11, तीसरा है 4 सही 1/8, चौथा है हमारा 3/13 और पांचवा है हमारे पास 2/11 और छठा है हमारे पास 329/400। तो एक एक कर यहाँ पर मैं आपको सभी पॉइंटों के आंसर समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट यहाँ पर हमें दे रखा है 36/100। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा भाग वाला मेथड है उसको यहाँ पर आप तैयार कर लेना। अगर आप यहाँ पर 100 से 36 पर भाग करोगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.36, यानी कि जब हम यहाँ पर 100 से भाग करेंगे 36 पर तो ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जिससे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.36। तो मैंने आपको बताया था अगर डिवाइड पूरी पूरी हो जाए तो उस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत आवर्ती का होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख करके आ सकते हैं। और यहाँ पर हमें इनका दशमलव रूप भी लिखना है, तो यहाँ पर आप भाग कर क्या आएगा वो भी लिख करके आना। ऐसे यहाँ पर हमें दूसरा पॉइंट दे रखा है 1/11। अगर यहाँ पर आप 11 से 1 पर भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 0.09, इसलिए हम यहाँ पर बार लगा देंगे। इसको हम इस तरीके से लिख देंगे कि 0.09 पर लगा देंगे बार। मैंने आपको बताया था जब आप भाग करें और संख्या क्या हो बार बार हमारी रिपीट हो रही हो तो वो हमारी क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और दोनों में से आप कुछ भी लिख करके आ सकते हैं, शांत आवर्ती भी और अनवसानी आवर्ती भी लिख करके आप आ सकते हैं। दोनों में से आप कुछ भी लिख करके आ सकते हैं, इसमें आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। तो ये हमारे पास है इसका तीसरा वाला पॉइंट, जिसमें हमें दे रखा है 4 सही 1/8। तो हम इसको सही कर लिख लेंगे, 8 के हम 4 से गुणा कर देंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा और ऊपर हमें एक दे रखा है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 33। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 33/8। तो ये हमारी एक परिमेय संख्या के रूप में आ चुकी है संख्या। अब हम यहाँ पर 8 से 33 पर भाग कर देंगे। जब हम यहाँ पर भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4.125, यानी कि इसका मतलब यह है 8 से 33 को हमने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है। तो अगर पूरी पूरी भाग हो चुकी है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी जो आवृत्ति होगी वो कैसी होगी, हमारे पास शांत आवृत्ति, जैसे कि मैंने आपको समझाया था। या अगर आप भाग नहीं करना चाहते हैं तो जो मैंने आपको दूसरा वाला मेथड बताया था जिसमें हमें हर में गुणनखंड को चेक करना था, तो यहाँ पर आप 8 के गुणनखंड कर लेना, जो कि यहाँ पर आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास गुणनखंड आ रहे हैं वो हमारे पास 2 की पावर m के रूप में आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो हमारे पास संख्या दे रखी है इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, हमारे पास शांत आवर्ती का। दोनों में से आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। भाग वाला मेथड आप यहाँ पर इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ पर जो हमें भिन्न दे रखी है यहाँ पर आपको भाग कर भी बताना है कि हमारी यहाँ पर क्या संख्या आएगी। अगर यहाँ पर आप गुणनखंड वाला मेथड लगाते भी हो तब भी आपको भाग कर उसका आंसर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमसे यहाँ पर इस भिन्न का दशमलव प्रसार भी पूछ रखा है क्वेश्चन में। अब देखते हैं हम इसके चौथे क्वेश्चन को, जिसमें हमें दे रखा है 3/13। अगर हम यहाँ पर 13 से 3 पर भाग करेंगे तो ये हमारे पास संख्या आ जाएगी 0.230769 और ये हमारा बार बार रिपीट होता रहेगा। तो हम यहाँ पर 230769 के ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि तो हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। और जब हम भाग करें हमारी संख्या बार बार रिपीट हो तो उस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती का। सिंपल है, अगर आपने जो मैंने आपको फॉर्मूले समझाए हैं और आपकी समझ में आ गए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। ऐसे ही इसका पांचवा क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है 2/11। जो हम यहाँ पर 11 से 2 पर भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.18 और 18 के ऊपर है बार, यानी कि 18 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है और रिपीट होगा तो यहाँ पर हमारे पास उस संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती का। सिंपल है, बहुत आसान है। एक बार आपकी समझ में आ गए तो यहाँ पर आप इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। अब ये हमारे पास इसका छठा क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है 329/400। हम यहाँ पर 400 से 329 पर भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये संख्या आ जाएगी 0.8225, यानी कि 400 से हमने 329 को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है और अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है
तो उस संख्या का दशमलव प्रसार कैसे हो जाएगा? शांत आवर्ती का। सिंपल है, आराम से आपके समझ में सारे के सारे क्वेश्चन आ गए होंगे जो हमें पहले क्वेश्चन के अंदर दे रखे थे, और यहाँ पर आपको भाग कर भी दिखाना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट को भाग करना तो आता ही होगा। अब देखते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन को। तो यह हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन, और ये दूसरा क्वेश्चन हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है। बस यहाँ पर आप क्वेश्चन को समझ लेना ही क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। इसमें हमें दे रखा है कि हम जानते हैं कि हमें यहाँ पर 1/7 की यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 0.142857, और जो हमारे पास 142857 है ये हमारा इसमें बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस पूरी संख्या के ऊपर लगा रखा है बार। तो वास्तव में लंबी भाग दिए बिना आप यह बता सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें वैल्यूज दे रखी है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, इनका हमें यहाँ पर दशमलव प्रसार बताना है। यदि हाँ तो कैसे, हम किस तरीके से यहाँ पर बता सकते हैं, और यहाँ पर हमें लंबी भाग भी नहीं करनी है। अब कैसे करेंगे वो हमें यहाँ पर बताना है। और इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक संकेत भी दे रखा है। हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन में 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए, यानी कि जो हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है उसका यूज करना है, ऐसा हमें कुछ इसमें संकेत दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, और हमें यहाँ पर ज्यादा लंबी भाग भी नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर भाग करने भी बैठोगे 7 से 2 पर, तो आपकी भाग बहुत बढ़ी जाएगी और एकदम आपका आंसर भी नहीं आएगा। और यहाँ पर हमें इतनी लंबी भाग नहीं करनी है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। बस यहाँ पर हम लिखने के तरीके को बदल देंगे। जैसे एक मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। तो पहले हम यहाँ पर जो हमें संख्या दे रखी है 2/7, इसका हम दशमलव प्रसार निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे? 2/7 को हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। बस यहाँ पर आपको एक तरीका सीखना है, और इस तरीके के आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। हम यहाँ पर 2 गुणा 1/7 के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। लिखा सेम वही है, बस यहाँ पर हमने थोड़ा अलग कर लिख दिया है। और जो हमें क्वेश्चन में बोल रखा था कि 1/7 का जो हमें मान दे रखा है उसका भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास 1/7 है, जो हमें उसकी वैल्यू दे रखी थी, हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, 2 गुणा, और जो यहाँ पर हमारे पास 1/7 की वैल्यू थी उसको हम यहाँ पर रख देंगे, और इनकी हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, और गुणा कर यहाँ पर हमारे पास 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हमने भाग कर ही नहीं, और इजी मेथड से हमने यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा था 2/7 का हमें यहाँ पर दशमलव प्रसार निकालना था, वो हमने यहाँ पर निकाल दिया। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर आगे और सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 इनकी वैल्यू को हम इस तरीके से निकालेंगे। अब इन सभी को हम लिख करके कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको समझाया है ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हमारा दूसरे वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 1/7 की वैल्यू दे रखी है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, और हमें यहाँ पर इन संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे, और हमें यहाँ पर लंबी भाग नहीं करनी है और दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे कि लंबी भाग दिए बिना दशमलव प्रसार, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर आ जाएगा 2/7, और 2/7 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 गुणा 1/7। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, और इंटू में हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 1/7 की वैल्यू, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। और सिंपल हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, गुणा करना आपसे आता ही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.285714, और 285714 के ऊपर लगा देंगे बार, क्योंकि जो हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी थी उसमें जो हमारे पास 142857 था वो हमारा बार बार रिपीट हो रहा था। तो जैसे हमने गुणा करी तो हमने उसी संख्या के ऊपर बार लगा दिया। अगर आप भाग कर भी देखोगे तो आपका यही आंसर आएगा। चाहे आप एक क्वेश्चन में भाग कर भी देख सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको भाग नहीं करके आनी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऐसा साफ साफ दे रखा है कि लंबी भाग किए बिना हमें यहाँ पर इनके दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं। अब इसी तरीके से जो हमारे पास बाकी संख्याएं बची हैं उनके भी हम यहाँ पर दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं। बस कुछ नहीं करेंगे, हमें यहाँ पर गुणा ही करनी है, और उम्मीद करता हूं कि गुणा करना तो आपसे आता ही होगा। तो ऐसी अगली वैल्यू हमारे पास 3/7, तो 3/7 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3 गुणा हो जाएगा हमारे पास 1/7। तो 3 गुणा कर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 1/7 की वैल्यू,
और यहाँ पर हम इनकी गुणा कर देंगे। 3 सत्ते हो जाएगा हमारे पास 21, 21 का आ जाएगा 1, हासिल लग जाएगा हमारे पास 2, 5 दिया हो जाएगा हमारे पास 15, 15 और 2 हो जाएगा 17, 17 का आ जाएगा 7, बचेगा हमारे पास 1, तो 1 हो जाएगा हमारे पास हासिल, और 8 हो जाएगा 24, 24 और 1 हो जाएगा 25। अब यहाँ पर आ जाएगा 5 और 2 हो जाएगा हमारे पास हासिल में। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 और 2 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 8। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 या 12, 12 का 2 हो जाएगा 1 हासिल, फिर बाद में 3 के हम 1 से करेंगे, 3 कम 3 और 1 हासिल का यहाँ पर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हमारे पास 3/7 की वैल्यू आ जाएगी 0.428571, और 42857 पर यहाँ पर हम बार लगा देंगे क्योंकि ये संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ पर गुणा करनी है और गुणा करने आपसे आता ही होगा, तो यहाँ पर आप गुणा कर खुद देख लेना। बस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम लिख सकते हैं। 4/7 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 गुणा 1/7, 4 और यहाँ पर रख देंगे हम 1/7 की वैल्यू। आप यहाँ पर इसकी गुणा कर लेना, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.571428, और यहाँ पर हम 571428 पर बार लगा देंगे। बार जरूर लगा करके आना, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे ही है यहाँ पर 5/7, 5/7 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 गुणा 1/7, तो 5 गुणा में आ जाएगी हमारे पास 1/7 की वैल्यू, और इसकी आप मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पर आपके पास 5/7 की वैल्यू आ जाएगी 0.714285, और बार आप लगा देना जैसे मैंने यहाँ पर लगा रखा है। और यहाँ पर आप इनकी गुणा कर जरूर देख लेना। अगर आपसे गुणा करना नहीं आता हो तो आप कमेंट कर जरूर बता देना। ऐसे ही यहाँ पर है हमारे पास 6/7, तो 6/7 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 6 गुणा 1/7, तो 6 यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 1/7 की वैल्यू, गुणा कर देना, ये हमारे पास आ जाएगी 6/7 की वैल्यू 0.857142, और बाहर आ जाएगा हमारे पास 857142 के ऊपर। तो यही वैल्यू हमें दूसरे वाले क्वेश्चन में निकालनी थी, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में समझाया था कि बहुत आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। तो उम्मीद है हाथों हाथ आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यह हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन, और ये तीसरा क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन हमारा हर साल रिपीट होता रहता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जरूर करने आने चाहिए, और ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पर P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू होगा 0 के, और 3 पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। यह पहला पॉइंट जहां पर हमें दे रखा है 0.6 और 6 के ऊपर है बार। ऐसे ही है हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन, जहां पर हमें दे रखा है 0.47 और यहाँ पर 7 के ऊपर बार है, और यहाँ पर आप जरूर देख लेना कि किसके ऊपर बार है और किसके ऊपर बार नहीं है। कहीं आप जल्दबाजी में 4 के ऊपर भी बार लगा दे, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट ये गलती जरूर करते हैं। और ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमें दे रखा है 0.001 और यहाँ पर 001 के ऊपर बार आ जाएगा, यानी कि ये संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही है। तो अब इसको हम कैसे करते हैं, इन क्वेश्चंस को एक एक कर मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, और आप एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। तीनों क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही है, बस यहाँ पर आप एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। तो यहाँ से हमारा इसके पहले वाले पॉइंट का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमें दे रखा है 0.6 बार। तो इसे मान लेंगे हम सबसे पहले x, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि माना x बराबर हो जाएगा 0.6 बार। अब बार जिस भी संख्या के ऊपर लिखा होगा, जब आप इस तरीके के क्वेश्चन कर रहे हो, तो यहाँ पर आप जब भी बार लिखा हो तो उस संख्या में यहाँ पर आप, क्योंकि बार का मतलब क्या है कि वो संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही होगी, तो यहाँ पर आप 4 अंकों तक उस संख्या को लिख लेना, यानी कि 0.6666 4 बार लिखना पॉइंट के बाद। इतना आप ध्यान रखना, जो भी संख्या हमारी रिपीट हो रही हो इस तरीके के क्वेश्चंस में, उसमें आप 4 अंक तक की संख्या लेना, बाकी आप डॉट डॉट लगा लेना, क्योंकि ये संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही है। तो इसे बना लेंगे अब समीकरण नंबर 1, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने समीकरण 1 बनाई है उसमें हम 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, ये मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा, ऐसे आपकी समझ में नहीं आएगा। तो दोनों साइड में जब हम यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 गुणा x, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 गुणा, और जो हमारे पास संख्या थी
6 बाकी डॉट डॉट कर ऐसे ही हमारी संख्याएं चलती रहेंगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10x। तो जब हम यहाँ पर 10 की 0.6666 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट हमारा आगे खिसक जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6.6666। बाकी डॉट डॉट करके इसी तरह से आगे चलता रहेगा। बस इतना ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद में हमें यहाँ पर 4 बार संख्या वही वाली लेनी है। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है कि 10x बराबर होगा 6.6666 और ऐसे ही आगे तक ये संख्याएं चलती रहेंगी। अब पहले आप ये बताओ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया, तो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। अभी तक हमने कुछ नहीं करा है, समीकरण 1 माना, उसे हमने आगे बढ़ा दिया संख्या को और उसमें 10 से गुणा करिए। अब यहां से ही हमारा इसका आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो मैं आपको आगे समझा रहा हूं। बस यहाँ पर हमने जो x की वैल्यू अभी निकाली है, यानी कि जो हमने समीकरण 1 बनाई है, उसको आप ध्यान रखना। तो आपको ध्यान होगा, यहां तक मैंने आपको समझा दिया था, ये हमारे पास संख्या आ चुकी थी। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास संख्या आई है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास संख्या आई है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 6 प्लस हो जाएगा 0.6666 और डॉट डॉट कर इसी तरीके से हमारी संख्याएं चलती रहेंगी। जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था, यहाँ पर हमें 2/7, 3/7, 4/7 इस तरीके से वैल्यूज को निकालना था, तो हमने उसको अलग तरीके से लिखा था। वैसे ही हमने यहाँ पर संख्या को जैसे हम लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर इस संख्या को अलग अलग कर लिख दिया है। और यहाँ पर जो हमारे पास ये संख्या प्राप्त हुई है, वो आपको ध्यान होगा कि यही हमने समीकरण 1 में x की वैल्यू भी मानी थी। आपको ध्यान आ चुका होगा। तो यहाँ पर हम x रख देंगे, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने 10 से ही क्यों गुणा करी थी, 100 से क्यों नहीं करी, या फिर 1000 से क्यों नहीं करी, क्योंकि जो हमने x की वैल्यू मानी थी वो आई थी हमारे पास 0.6666। अब अगर मैं उस संख्या में 100 से गुणा कर देता, तो जो हमारे पास दशमलव था वो हमारा 3 अंकों के बाद हो जाता, यानी कि वो संख्या हमारी हो जाती 600.000। अगर हम उस संख्या को इस तरीके से तोड़ते भी, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू नहीं आती, इसलिए हमने इस संख्या में 10 से गुणा करा। जब हम यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो ये संख्या हमारी बन जाएगी 6.6666, जिससे जब हम इस संख्या को तोड़ेंगे तो जो हमने x की वैल्यू मानी थी वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। अब बाई चांस ऐसे आगे क्वेश्चंस आएंगे कि जब हमने 10 से गुणा करेंगे पहली बार में, तो हमारा वहां पर आंसर नहीं आ रहा होगा, तो हमारे पास जो समीकरण होगी उसमें हम एक बार और 10 से गुणा कर देंगे, जिससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पर ये देखना है कि जब हम संख्या को तोड़ेंगे तो वहां पर हमारा x की वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही, जो हमने स्टार्टिंग में मानी थी। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है और यहाँ पर हमें अब x का मान निकालना है। तो x वाली संख्या हमारी x साइड आ जाएंगी, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 10x माइनस x बराबर होगा 6। यहाँ पर हम 10x में से एक x घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9x। तो 9x बराबर हो जाएगा 6। हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो जो हमारे पास गुणा में 9 है वो हमारा डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x बराबर होगा 6/9 के। 3 से हम इसको काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 2/3। और आपको ध्यान होगा कि x हमने किसको माना था 0.6 बार को, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी थी P/Q के रूप में। तो वही वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। यानी कि जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा था कि 0.6 बार जो हमें दे रखा था, उसको हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना था, तो वो हमारा हो जाएगा 2/3। अगर आप यहाँ पर 3 से 2 पर भाग करोगे तो आपका 0.666 इस तरीके से संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, इतना आसान क्वेश्चन है, आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा। अब जो इसका दूसरा वाला क्वेश्चन है वही मैं आपको आगे कर समझा देता हूँ। इसमें हम 2 बार 10 से गुणा करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था कि जब हमारी x की वैल्यू नहीं आ रही होगी तो हम उन क्वेश्चंस में 2 बार गुणा करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे करके समझा देता हूँ। तो यहां से हमारा इसके दूसरे वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमें संख्या दे रखी थी 0.47 बार, बार है हमारा 7 के ऊपर। इस बात का आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था, वैसे ही हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। सबसे पहले हम इसको मान लेंगे x, यही बताया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जिस भी संख्या के ऊपर हमारा बार होगा उसको हम यहाँ पर 4 बार रिपीट कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर जो बार है वो हमारा 4 के ऊपर भी होता और 7 के ऊपर ही होता,
तो हम 4 बार संख्या को रिपीट करते हैं, यानी कि 47 47 47 47। लेकिन यहाँ पर 7 पर ही है, इसलिए हमने यहाँ पर 7 को 4 बार लिख दिया है और बाकी डॉट डॉट लगा दिया है कि इसी तरीके से हमारी संख्या रिपीट होती रहेगी। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास समीकरण नंबर 1 आएगी उसमें हम 10 से गुणा कर देंगे। तो 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 10x बराबर, और यहाँ पर हम 10 से गुणा करेंगे तो एक पॉइंट आ जाएगा हमारा आगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4.7777 और इसी तरीके से संख्या हमारी आगे भी रिपीट होती रहेंगी। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हमने यहाँ पर इसे समीकरण नंबर 2 क्यों बनाया, हमने आगे कैलकुलेशन क्यों नहीं करी। अब जैसे मैंने बताया था कि जो हमारे पास संख्या आएगी 10 से गुणा करने के बाद उसको हम तोड़ करके देखेंगे, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में संख्याओं को तोड़ा था। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 0.7777 और इसी तरीके की संख्या आगे चलती रहेंगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि x की वैल्यू है हमारे पास 0.47 और यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 0.7, इसलिए हमें यहाँ पर एक बार और 10 से गुणा करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 2 में एक बार और क्या कर रहे हैं, हम 10 से गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 100x और यहाँ पर जब हम 10 से गुणा करेंगे तो एक पॉइंट और आगे हमारा आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 47.777 और इसी तरीके से हमारी संख्या आगे चलती रहेगी। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये 47.77 आया है इसको हम अलग तरीके से लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 47 को हम यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 43 प्लस 4.7777 और इसी तरीके से हमारी संख्याएं चलती रहेंगी। तो जो हमारे पास 43 है, 43 में अगर हम यहाँ पर 4.7777 अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 47.7777 आ जाएगा, यानी कि जो हमारे पास समीकरण 2 में वैल्यू दे रखी है वो हमारी यहाँ पर अब आ रही है। तो हम इस संख्या को अब दो संख्याओं में तोड़ लेंगे और कैलकुलेशन कर यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत आसान है, बस यहाँ पर आपको कैलकुलेशन को ध्यान से करना है, कहीं आप जल्दबाजी में कैलकुलेशन को गलत ना कर दें। कैलकुलेशन में आपको आगे समझा देता हूं। तो आपको यहां तक मैं समझा चुका था, उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर हम 43 और 4.7777 इन दो संख्याओं में तोड़ देंगे। अब मैंने जो समीकरण नंबर 2 बनाई थी उसमें 4.7777 इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे पास यहाँ पर 10x। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू को निकालना है तो x वाले पदों को हम एक साइड में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 100x माइनस 10x बराबर होगा 43। 100x में से हम 10x को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 90x। 90x बराबर होगा 43 और यहाँ पर हमें x की वैल्यू को निकालना है तो जो हमारे पास x से मल्टीप्लाई में है वो हमारा डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x बराबर होगा 43/90। तो यही हमारे दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो हमें दे रखा था 0.47 बार, जिसे हमें P/Q के रूप में लिखना था। तो वो हमने यहाँ पर पहले लिख दिया है और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ भी चुका होगा। अब जो इसका तीसरा वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तो हमारा और भी आसान है, अगर आपको दूसरा वाला क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो। अब ये हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन जिसमें हमें संख्या दे रखी है 0.001 और 001 के ऊपर है हमारे पास बार। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत आसान है। सबसे पहले हम इसे मान लेंगे x और यहाँ पर हमारे पास तीन संख्याओं के ऊपर बार है। अगर यहाँ पर हम तीन संख्याओं को 4 बार लिखेंगे तो वो हमारी बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हम यहाँ पर तीन संख्याओं पर बार है तो इसको हम 3 बार लिख लेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख ही रहा होगा 001 001 और 001 और इसी तरीके से संख्या हमारी आगे भी रिपीट होती रहेंगी। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जो भी हमारे पास समीकरण नंबर 1 होगी उसमें हम 10 से गुणा कर देंगे। तो आपको ध्यान होगा कि जो हमारे पास अभी तक क्वेश्चंस आए हैं उसमें जो हमारे पास दशमलव था वो हमारा एक अंक के बाद ही दे रखा था, इसलिए हमने वहां पर क्या करा था 10 से गुणा कर दी थी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दशमलव के बाद यहाँ पर हमें 3 अंक दे रखे हैं। तो लंबी कैलकुलेशन ना करते हुए अगर यहाँ पर आप 10 से गुणा ही करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 3 बार 10 से गुणा करनी पड़ेगी, जब जाकर आएगा आपका आंसर। लेकिन जब हमें क्वेश्चन ये समझ में आ चुका है
तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही समीकरण 1 में 1000 से गुणा कर देंगे, जिससे यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1000x, और यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट है ये हमारा पॉइंट 3 अंक बाद खिसक जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा पॉइंट पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1.001, 001 और 001। इसी तरीके से आगे संख्याएं रिपीट होती रहेंगी। अब मैंने आपको बताया था, अब जो हमारे पास संख्या प्राप्त होगी उसको हम दो भागों में तोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने दो भागों में तोड़ दिया है कि 1 प्लस और 0.001, 001 और 001। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमने x वाली वैल्यू मान रखी है समीकरण 1 में, वो हमारी आ चुकी है। तो सिंपल यहाँ पर हम x की वैल्यू को रखकर यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन इसकी बहुत ही आसान है, जो अभी आपने ऊपर दो क्वेश्चंस करे हैं उससे भी आसान है, वो मैं आपको आगे कर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हम उस वैल्यू की जगह रख देंगे x की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, तो x वाले पद आ जाएंगे हमारे पास एक साइड। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1000x माइनस x बराबर होगा 1। 1000x में से 1x हम घटा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 999x। और यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पर जो हमारे पास गुणा में 999 दे रखा है, तो वो चला जाएगा हमारे पास डिवाइड में। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/999। तो जो हमें संख्या दे रखी थी क्वेश्चन में 0.001 और तीनों के ऊपर था हमारा बार, तो उसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1/99। बहुत आसान क्वेश्चन है तीनों ही हमारे, और तीनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये हमारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो आप इन क्वेश्चंस को इस प्रश्नावली से जरूर तैयार कर लेना। अब मैं आपको आगे जो इसका चौथा वाला क्वेश्चन है वो आपको कर समझा देता हूँ। तो ये हमारा इसका चौथा क्वेश्चन, और इतना बड़ा यहाँ पर हमें चौथा क्वेश्चन दे रखा है। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, जैसे कि अभी तक हमने तीसरे वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन करके आए हैं, वैसे ये हमारा चौथा वाला क्वेश्चन है। जैसे सेम टू सेम हमें संख्या दे रखी थी, उस संख्या को हमें वहां पर p/q के रूप में व्यक्त करना था, वैसे ही हमें इस संख्या को जो हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रही होगी, इस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो जैसे हमने उस क्वेश्चन में करा था, वैसे हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। एक बार मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़कर दिखा देता हूँ। इसमें हमें दे रखा है 0.9999, 5 बार हमारा यहाँ पर 9 है, और ऐसे ही यहाँ पर ये हमारा बार बार रिपीट होता रहेगा। इसे हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, ये भी हमें बताना है। अपने अध्यापक और कक्षा के सह सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर इसका आंसर निकाल लेते हैं, बाद में हम उस पर चर्चा भी करेंगे। तो यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में संख्या दे रखी थी उसको नोट कर लेंगे, और उसको मान लेंगे हम x के बराबर, कि माना x बराबर हो जाएगा 0.9999, और इसी तरीके से हमारी संख्याएं चलती रहेंगी, और इसे बना लेंगे हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर आप ध्यान दें कि क्वेश्चन में हमें पॉइंट के बाद 5 अंक दे रखे हैं। अगर हम आगे गुणा भी करेंगे तो पॉइंट के बाद हम 5 अंक रखेंगे, इस बात का भी आप ध्यान रखना। जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम 4 अंक या फिर 3 अंक ही रख रहे थे, जैसे कि हमें क्वेश्चन दे रखा था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10x, और जो पॉइंट था ये हमारा 1 अंक आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 पॉइंट, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 बार 9, और ऐसे ही हमारी संख्या आगे तक चलती रहेगी। अब ये जो हमारे पास संख्या आई है, इसको हम दो भागों में तोड़ करके देख लेंगे कि इस संख्या को दो भागों में तोड़ने पर इसमें हमारी x वाली वैल्यू आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, तो इस संख्या को हम यहाँ पर 9 प्लस 0.5 बार 9 लिख देंगे, इस रूप में लिख सकते हैं। और ये जो हमारी संख्या है, ये हमारी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू, जो कि हमने समीकरण 1 में मानी थी, जो हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दे रखी थी। तो इसकी जगह पर हम यहाँ पर रख देंगे x, और यहाँ से कैलकुलेशन कर यहाँ से हम x की वैल्यू को आसानी से निकाल लेंगे। जब तक आप कैलकुलेशन करें, बाकी कैलकुलेशन में इसके आगे आपको समझा देता हूं। तो यहाँ पर हमारे पास x वाले पद एक साइड आ चुके हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 9x बराबर होगा 9 के। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो जो हमारे पास मल्टीप्लाई में 9 दे रखा है उसको हम डिवाइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x बराबर होगा 9/9 के। 9 से हम यहाँ पर 9 काट देंगे एक बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1। अब जो मैं क्वेश्चन में बोल रखा था
कि आप इसके आंसर को देखकर आश्चर्यचकित हुए या नहीं हुए। तो क्वेश्चन में संख्या दे रखी थी कि 0.9999 और इसी तरीके से वो संख्या हमारी आगे तक चलती रही थी। जब हमने उस संख्या को p अपॉन q के रूप में बदला तो हमारे पास कितना है यहाँ पर 1, यानी कि जो 0.999 है तो वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा 1 के, मतलब ज्यादा अंतर नहीं है। अगर 0.999 लिखा है तो उसमें 0.1 ही हमारा कम है, यानी कि वो हमारा 1 के बराबर है। तो यही हम यहाँ पर लिख देंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। इससे हमें यह पता चलता है कि 0.999 जो मैं क्वेश्चन में दे रखा था और 1 में बहुत कम, लगभग ना के बराबर अंतर है। ठीक है, मतलब 0.1 का ही अंतर है। एक तरीके से हम इसे ना के बराबर अंतर समझ सकते हैं, जो कि हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से होगा। इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो ये चौथा क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके पांचवें क्वेश्चन को। तो यह हमारे पास इसका पांचवा क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। सबसे पहले हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कि जो हमारे पास ये संख्या दे रखी है 1/17, जो इसके दशमलव प्रसार होंगे, यानी कि जो हम भाग करेंगे, तो जो हमारे पास पुनरावृत्ति खंडों में, यानी कि जब हम यहाँ पर 17 से 1 पर भाग करेंगे तो जो हमारे पास अंक प्राप्त होंगे तो उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो ये मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ कि हम अंकों की अधिकतम संख्या किस तरीके से निकाल सकते हैं। जो भी हमें हर में वैल्यू दे रखी हो उसमें से अंश वाली वैल्यू को घटा देना, जो भी हमारे पास संख्या बचेगी वो हमारे पास अंकों की अधिकतम संख्या हो जाएगी। तो हर में यहाँ पर हमें 17 दे रखा है और अंश में हमें 1 दे रखा है। अगर हम 17 में से 1 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 16, यानी कि जब हम 17 से 1 पर भाग करेंगे तो जो हमारे पास अधिकतम अंक प्राप्त होंगे वो कितने होंगे 16 होंगे। ये आप भाग कर भी यहाँ पर देख सकते हो, और भाग करने के लिए इस क्वेश्चन में भी हमसे बोल रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको भाग कर नहीं दिखाऊंगा, भाग आप खुद कर लेना। भाग कर क्या आएगा वो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। तो इसके आंसर को हम कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, जो कि हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी 16, जो कि हमारी 17 से कम हो सकती है। यानी कि जो भी हमें हर में संख्या दे रखी होगी उससे कम होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। इस बात का आप ध्यान रखना। आप तो सीधा इतना ध्यान रखें कि जो हमें हर में संख्या दे रखी हो उसमें से जो हमें अंश में संख्या दे रखी होगी उसको घटा देंगे तो अधिकतम अंकों की संख्या हमारे पास आ जाएगी। भाग कर दशमलव प्रसार क्या आएगा वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, वहां से आप नोट कर लेना। जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा कि 1/17 को दशमलव में बदलने पर प्राप्त संख्या आ जाएंगे हमारे पास 1/17 बराबर होगा, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा 0.0588235294117647। पॉइंट के बाद में 0 से लेकर 7 तक ये हमारे पास 16 संख्याएं हैं, जैसे कि हमने पहले ही बता दी थी। जब आप भाग करेंगे तो आपके पास यही आपका इस संख्या का दशमलव प्रसार आएगा। आप भाग कर भी देख लेना, बहुत बड़ी भाग है। यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कर नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्टली आंसर बता दिया है। आपसे भाग आती होगी आप भाग कर देख लेना, अगर नहीं आती हो तो आप कमेंट कर बता देना। मैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको भाग कर भी दिखा दूंगा। तो हम लास्ट में ये भी लिख देंगे, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा कि आता है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की संख्या कितनी होगी 16, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में लिख भी दिया था जब हमसे पूछा था। तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आते हैं, लेकिन आप भाग कर एक बार देख लेना। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। तो यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमसे बोल रखा है P अपॉन Q, जहां पर Q नॉट इक्वल टू होगा 0 के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लिखिए, जहां P और Q हमारे पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है, शांत है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, ये भी हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर परिमेय संख्या के उदाहरण देने हैं और उनका जो दशमलव प्रसार होना चाहिए वो हमारा शांत होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं,
आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर उदाहरण लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ परिमेय संख्या के उदाहरण लिख रखे हैं जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछ रखे हैं, जिनका जो दशमलव प्रसार होगा वो हमारा कैसा है, शांत आवर्ती का। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, पहली संख्या हमारे पास है 2/5। तो यहाँ पर अगर हम 5 से 2 पर भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.4, यानी कि 5 से 2 पर पूरी भाग हो चुकी है, जिससे हमारे पास आया 0.4। इससे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास संख्या है 2/5, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, हमारा शांत आवर्ती का। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर और भी एग्जाम्पल लिख रखे हैं जिनका जो दशमलव प्रसार है वो हमारा कैसा है, शांत आवर्ती का। आप इन एग्जाम्पल्स के अलावा और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे आगे ये भी बोल रखा है कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, ये भी हमें बताना है कि ये जो हमारे पास Q है इसमें कौन सा गुण होगा जो कि संतुष्ट करना चाहिए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दो मेथड बताए थे, पहला बताया था मैंने आप भाग कर लेना, और दूसरा बताया था मैंने आपको गुणनखंड वाला, कि हर में जो हमें संख्या दे रखी हो उस हर के गुणनखंड कर देख लेना। अगर जो हर में हमारे गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में आ रहे होंगे तो जो हमारे पास संख्या दे रखी होगी उसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, हमारा शांत आवर्ती का। तो वैसे ही हम यहाँ पर लिख देंगे कि इन सभी परिमेय संख्याओं के जो हर है वो हमारे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होने चाहिए, जहां पर m और n क्या होंगे, हमारे पूर्णांक होंगे, क्योंकि q हमारा हर के लिए ही होता है जो हम p अपॉन q परिमेय संख्या लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन इजी तरीके से आपके समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप इन उदाहरण के अलावा और भी उदाहरण लिख पाएंगे। आप देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अब यहां से हमारे 3 क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। और तीनों ही क्वेश्चन हमारे बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से आपकी समझ में आ जाएंगे, और इन क्वेश्चंस को आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। तो यह हमारा इसका 7वां क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रखा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके जो दशमलव प्रसार है वो हमारे कैसे होने चाहिए, अशांत आवर्ती के। यानी कि यहाँ पर हमें 3 ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनके जो दशमलव प्रसार हो वो कैसे हो, हमारे अशांत आवर्ती के। और मैंने आपको बताया था कि अशांत आवर्ती अगर होगा तो उसमें क्या होगा, जब हम भाग करेंगे तो संख्या हमारी बार बार रिपीट होती रहेगी, या सेम संख्या भी हो सकती है या फिर 2 अंक भी हमारे बार बार रिपीट हो सकते हैं। तो कोई सी भी यहाँ पर आप 3 संख्याएं लिख सकते हैं। इसके आंसर में मैंने यहाँ पर 3 संख्या लिख रखी है, तो यहाँ से हमारा इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख भी देंगे 3 संख्याएं निम्न है। ये हमारे पास पहली संख्या है, ये हमारे पास दूसरी संख्या है, और ये हमारे पास तीसरी संख्या। मैंने आपको बताया था कि जो पाई होता है वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है, और अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो हमारा अशांत आवर्ती का होता है। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रही होगी 3.1416, और इसी तरीके से वैल्यू हमारी आगे तक चलती रहेगी। तो यहाँ पर आप इन तीनों संख्याओं के अलावा भी और कोई भी संख्या लिख सकते हैं। बस यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार की संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमसे पूछ रखा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग हमें यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। हमें यहाँ पर 2 परिमेय संख्याएं दे रखी है, इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हमें यहाँ पर 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे होंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 में करवाए थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे। अब जिन स्टूडेंट्स ने प्रश्नावली 1.1 के सोल्यूशन वीडियो को देख रखा होगा तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन हमारे नए नहीं होंगे। उन क्वेश्चंस में हमसे परिमेय संख्या ही पूछ रखी थी, और इस क्वेश्चन में हमसे अपरिमेय संख्या पूछ रखी है। ये क्वेश्चन हमारा पहले वाले क्वेश्चन से भी आसान है। कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। हमें पहली परिमेय संख्या दे रखी है 5/7, और यहाँ पर हमसे अपरिमेय संख्या पूछ रखी है। तो अपरिमेय संख्या निकालने के लिए हम यहाँ पर इन संख्याओं को दशमलव प्रसार में बदल लेंगे, यानी कि भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.714285, और ये हमारी संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो हम इस पूरी संख्या को ऊपर लगा देंगे बार। अब इसी तरह से जो हमें दूसरी संख्या दे रखी है 9/11, इसको भी हम दशमलव प्रसार में चेंज कर लेंगे। जब हम यहाँ पर 11 से 9 पर भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.81, और यहाँ पर हमारे पास संख्या बार बार रिपीट हो रही है
तो इसके ऊपर लगा देंगे हम बार। तो यहाँ पर हमारे पास दो संख्याएं थी जिनको हमने दशमलव में बदल लिया है। अब हम यहाँ पर आसानी से इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई भी तीन अपरिमेय संख्याएं निकाल लेंगे। तो दो संख्याओं के बीच में बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो यहाँ पर आप कोई सी भी अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे, हम जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो अतः तीन अपरिमेय संख्याएं निम्न है, जो कि आपको यहाँ पर लिख के भी मिल जाएंगी। और यहाँ पर आप कोई सी भी अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं, बस वो हमारी इन दोनों संख्याओं के बीच में आनी चाहिए। और यहाँ पर हमारा 2 होगा, इस बात का भी आप ध्यान रखना। इनके अलावा और भी आप कोई संख्या लिख सकते हैं, लेकिन इस बात का आप जरूर ध्यान रखना कि वो हमारी संख्याएं इन दोनों संख्याओं के बीच में ही आ रही हो, 0.71 से 0.81 के बीच में। तो ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो तो बहुत आसान क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि उसके आंसर आपको पता होने चाहिए। जिन स्टूडेंट के पास बुक हो वो उसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखकर उसमें से आंसर कमेंट करना स्टार्ट करते हैं। बाकी जिनके पास बुक्स नहीं है उनको मैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 दिखा देता हूं, और अगर आपको आंसर भी पता हो तो आप हाथों हाथ कमेंट कर बताते रहना। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमसे पूछ रखा है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। यहाँ पर हमें 5 संख्याएं दे रखी हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी संख्या हमारी परिमेय होगी और कौन सी संख्या हमारी अपरिमेय होगी। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पिछली दोनों वीडियोस में और इस वीडियो में भी मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। तो यहाँ पर आप एक एक कर बताते रहना कि कौन सी हमारी संख्या परिमेय होगी और कौन सी अपरिमेय होगी। तो ये हमारे पास यहाँ से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अब जिन स्टूडेंट्स को पता हो तो वो स्टूडेंट्स इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर हमें दे रखा है √23, तो √23 है। अब मैंने आपको बताया था जितनी भी संख्या हमारी अंडर रूट के अंदर है, अगर हम उनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि उस संख्या को हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पर ये संख्या हो जाएगी हमारे पास अपरिमेय संख्या। सिंपल है, बस यहाँ पर आपको परिभाषाएं पता होनी चाहिए। इसलिए कह रहा हूं कि आप प्रश्नावली 1.1 के सोल्यूशन वीडियो को जरूर देख लेना, उसमें मैंने आपको सारी की सारी परिभाषाएं बता रखी है। ऐसे ही दूसरे में दे रखा है √225, तो √225 है, तो हम यहाँ पर √25 को अंडर रूट में 15 गुणा 15 कर भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 15 की 15 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 225, और यहाँ पर अंडर रूट में 2 15 है तो एक 15 आ जाएगा हमारे पास बाहर है, और 15 को 15/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि हमने यहाँ पर √225 को p अपॉन q के रूप में लिख दिया है। तो ये हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ऐसे ही जो तीसरा पॉइंट है, इसमें हमें पॉइंट के रूप में संख्या दे रखी है 0.3796। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो हमें पॉइंट में संख्या दे रखी है ये हमारी बार बार रिपीट नहीं हो रही है, एक जगह पर जाकर खत्म हो चुकी है, यानी कि जब हमने किसी भी संख्या से किसी संख्या को भाग करा होगा तो वो हमारी पूरी पूरी डिवाइड हो गई होगी, तभी हमारे पास ये संख्या प्राप्त हुई है पॉइंट में। तो इसका दशमलव प्रसार है वो कैसा है, हमारे पास शांत आवर्ती का, यानी कि जो हमारे पास संख्या होगी वो कैसी होगी, हमारे पास परिमेय संख्या। अगर यहाँ पर संख्या रिपीट हो रही होती तो ये हमारी हो जाती अपरिमेय संख्या। अब जो इसका चौथा वाला पॉइंट है उसमें भी हमें पॉइंट में संख्या दे रखी है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो हमारे पास संख्या है ये बार बार रिपीट हो रही है। अगर संख्या रिपीट हो रही हो तो ये कैसी हो जाएगी, हमारे पास अपरिमेय संख्या। पांचवें में भी हमें यहाँ पर जो संख्याएं दे रखी हैं वो हमारी रिपीट हो रही है, तो ये भी संख्या हो जाएगी हमारे पास अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, और ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर मैं आपको प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चंस करवा चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आपकी समझ में आ भी चुके होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर पूछ लेना, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। तो ये थी हमारी क्लास 9th की प्रश्नावली 1.3, जो कि मैं यहाँ पर आपको करवा चुका हूँ, और हर क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में करवाया है।
जिससे आपको लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो कि हमें इसके सोल्यूशन में क्या लिखना पड़ेगा या फिर क्या नहीं लिखना पड़ेगा। सब मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है और उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आ भी गए होंगे। और इस प्रश्नावली में जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं उनको तो आप हाथों हाथ ही तैयार कर लेना या साइड में कहीं पर नोट कर लेना, जिससे आपको लास्ट में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास हो। और एक बार और मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जिन स्टूडेंट्स को डेफिनेशंस नहीं पता कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, या और भी जो हमारी डेफिनेशंस है, अगर आपको नहीं पता है तो आप सभी स्टूडेंट्स प्रश्नावली 1.1 की सोल्यूशन वीडियो को जाकर जरूर देख लेना। उसमें मैंने आपको बता रखा है कि हमारी परिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, सभी की परिभाषा आपको उस सोल्यूशन वीडियो में मिल जाएगी। और उस सोल्यूशन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी क्लास 9 से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर या फिर प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या फिर नहीं थी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।